आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पहला, विद्युत स्थैतिकी चैप्टर। क्वेश्चन, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, चालक की धारिता, किसी चालक पर आवेश देने से उसका विभव बढ़ता है। मतलब कि आवेश विद्युत विभव के समानुपाती होता है, यानी Q बराबर CV, जहाँ C नियतांक है तथा इसे चालक की धारिता कहा जाता है। C बराबर QV, यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तो C बराबर Q, मतलब कि अगर इसमें 1 वोल्ट धारा प्रवाहित की जाए तो C का मान Q के बराबर आएगा। अतः किसी चालक की धारिता आवेश के बराबर होती है जितना आवेश देने से उसका विभव इकाई से बढ़ जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलॉम पर वोल्ट या फैराडे होता है। दूसरा क्वेश्चन, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें। इसका एसआई मात्रक लिखें। उत्तर, आवेश का आयतन घनत्व, किसी चालक के प्रति इकाई आयतन में जो आवेश रहता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है। रो बराबर Q/V, मतलब आवेश बटा विद्युत विभव होता है, अथवा इसे लिख सकते हैं Q बटा 4/3 पाई RQ, क्योंकि विभव का मान होता है 4/3 पाई RQ। इसका एसआई मात्रा कूलॉम पर मीटर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक क्या है? उत्तर, यह एक ऐसा पदार्थ है जिसका विद्युत प्रतिरोध चालक से ज़्यादा तथा कुचालक से कम होता है। ऐसे पदार्थ के वैलेंस बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कंडक्शन बॉन्ड खाली होता है। इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ऊर्जा देकर कंडक्शन बॉन्ड में भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? उत्तर, किसी आइसोलेट सिस्टम के भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है। इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। साधारण भाषा में इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। यह एक यूनिवर्सल लॉ है। अगला क्वेश्चन है, C धारिता वाले संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया गया, इसकी विद्युत ऊर्जा क्या है? उत्तर, C धारिता की संधारित्र के संग्राहक पर Q आवेश देने से दोनों पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर V बराबर Q/C हो जाता है। जिस क्षण Q आवेश संग्राहक पर दिया जाता है उस क्षण दोनों पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर V बराबर Q/C हो जाता है, क्योंकि इस पे Q आवेश संग्राहक दिया गया है। यदि अल्पावेश यानी dq संग्राहक पर दिया जाए तो इसके लिए संपादित कार्य मतलब dW बराबर होगा V इंटू dq अथवा dq/C। इस प्रकार Q आवेश देने में संपन्न कार्य होगा इंटीग्रेशन ऑफ dW, जहाँ पे Q और 0 के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो qdq/C, इसको 1/C इसमें नियतांक है इसलिए इसे बाहर निकाल लेंगे और इसका मान आएगा q² C बराबर इसमें आएगा 1/2 QV, या इसको लिख सकते हैं 1/2 CV²। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत को लिखें। उत्तर, विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, यदि किसी आवेश Q के निकट Q1, Q2, Q3 आवेश स्थित हो तो Q पर इन आवेशों के कारण विद्युत बल क्रमशः F1, F2, F3 कूलॉम के नियमानुसार परिमाण एवं दिशा में विभिन्न दिशाओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इन सभी बलों का सदिश योगफल आवेश Q पर क्रियाशील परिणामी बल F को परिमाण एवं दिशा में व्यक्त करता है। स्पष्टता F बराबर होगा F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे बढ़ता जाएगा। परिणामी बल ज्ञात करने के लिए इसी सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती है? क्या दो समविभव सतह काट सकती है? उत्तर, दो विद्युत रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी। यदि ये एक दूसरे को काटेंगी तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, अतः यह दो समविभव सतह पर भी नहीं काट सकती। प्रश्न उत्तर संख्या 10,
प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। उत्तर, विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलॉम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय पृथक्करण क्या है? इसका एक जीवनोपयोगी उपयोग लिखें। उत्तर, विद्युतीय पृथक्करण किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए की गई क्रिया को विद्युतीय पृथक्करण कहते हैं। उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि विद्युत ताड़ित की स्थिति में कार या बस के अंदर बैठे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचती एवं व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र में दूसरे चालक प्लेट की क्या भूमिका है अथवा संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है? उत्तर, संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य, किसी संधारित्र में दो प्लेट होते हैं। दूसरी प्लेट को पहली प्लेट के नज़दीक रखने पर पहली प्लेट की विभव को कम कर देती है और अगर दूसरी प्लेट को भूधृत कर दिया जाए तो उसी विभव पर अधिक आवेश संचित हो जाता है। यह आकार को स्थिर रखते हुए पहली प्लेट के विभव को कम कर देती है, अतः उसी विभव पर अधिक आवेश संचित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। परावैद्युत शक्ति किसी परावैद्युत की शक्ति का वह महत्तम क्षेत्र या विभव प्रवणता जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युतीय विघटन नहीं होता है। ऐसे पदार्थ को जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो अणुओं में अलगाव होना शुरू होता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब ये टूट जाते हैं जिसे विद्युतीय विघटन कहा जाता है। हवा की परावैद्युत शक्ति लगभग 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होती है। आपेक्षिक परावैद्युतता या विशिष्ट परावैद्युतता, यदि किसी संधारित्र को प्लेटों के मध्य का माध्यम ε0 हो तो संधारित्र की धारिता के ε0 A/dI, जहाँ पे A प्लेट का क्षेत्रफल तथा D प्लेटों के बीच की दूरी है। यदि उस संधारित्र की प्लेटों के मध्य के परावैद्युत माध्यम की परावैद्युतता ε हो तो संधारित्र की धारिता C बराबर K' क्या सिग्मा, अतः C/C0 E/ε0 बराबर है ER। यहाँ ER परावैद्युत माध्यम के लिए एक नियतांक होता है जिसे परावैद्युत माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं। किसी परावैद्युत माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता यानी ER परावैद्युत के साथ संधारित्र की धारिता बराबर निर्वात या हवा के साथ उसी संधारित्र की धारिता होती है। यानी ER दो धारिताओं के अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक या विमान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है? इसका आंसर है नहीं। दोनों एक में चौका है आंसर। कूलॉम के नियम की सीमाएं। अलग किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव की परिभाषा दें और उनके बीच का संबंध लिखें। उत्तर, विद्युत क्षेत्र किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसके प्रभाव का अनुभव किया जाए विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव को अनंत से उस बिंदु तक इकाई धनावेश को किसी भी पथ द्वारा लाने में विद्युत क्षेत्र के स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलॉम। अतः किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा यदि वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलॉम आवेश को अनंत बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। दूसरा चैप्टर है विद्युत धारा। क्वेश्चन, प्रेरणिक प्रतिघात से आप क्या समझते हैं? किसी इंडक्टिव कॉइल द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उत्पन्न
विद्युत प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। इसकी इकाई वही है जो साधारण प्रतिरोध की होती है, अर्थात ओम। अगला क्वेश्चन है, सीबेक प्रभाव की व्याख्या करें। उत्तर, जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों के तारों से बने जंक्शन में से एक को बर्फ में रख दिया जाता है तो दूसरा जंक्शन को तथा दूसरे को गर्म किया जाता है तो तार से होकर धारा प्रवाहित होती है, उसे ही सीबेक प्रभाव कहा जाता है। ऊष्मा वैद्युत युग्म में बहने वाली धारा को ऊष्मा विद्युत धारा तथा जिस वैद्युत वाहक बल के कारण यह ऊष्मा विद्युत धारा बहती है उसे ऊष्मा विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, थॉम्सन प्रभाव क्या है। आंसर, जब विद्युत धारा एक धातु में प्रवाहित की जाती है जिसके विभिन्न भाग विभिन्न तापक्रमों पर होते हैं तो संपूर्ण धातु में ऊष्मा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है। इसे ही थॉम्सन का प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखें। उत्तर, प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार बिंदु में प्रवेश कर रही सभी धाराओं का योग उस बिंदु से बाहर निकल रही सभी धाराओं के योग शून्य होना चाहिए। मतलब दोनों का योग, उस जो उसमें प्रवेश कर रही है तथा उससे जो बाहर आ रही है उन दोनों का योग शून्य होना चाहिए, मतलब EI बराबर 0। द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद भाग की धाराओं का तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ के उस भाग में कार्यरत विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब EIR बराबर होता है सिग्मा E के। अगला चैप्टर है, धारा का चुंबकीय प्रभाव अथवा और चुंबकत्व। क्वेश्चन, किसी स्थान पर के आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं। उत्तर, नमन कोण चुंबकीय नीति या नमन कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता की दिशा तथा चुंबकीय याम्योत्तर में एक क्षैतिज रेखा के मध्य का कोण है। नमन कोण क्या है। नमन कोण चुंबकीय नीति और चुंबकीय क्षेत्र के कुल तीव्रता की दिशा एवं चुंबकीय याम्योत्तर में एक क्षैतिज रेखा के मध्य का कोण है। यह कोण उस स्थान पर नमन कोण कहलाता है जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक परिवर्तित होता है। इसका मान पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री तथा भूमध्य रेखा पर 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय विभव की परिभाषा दें। उत्तर, चुंबकीय विभव चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को चुंबकीय विभव कहते हैं। इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। V बराबर होगा किया गया कुल कार्य तथा कार्य बटा ध्रुवीय प्रबलता। V बराबर W/m। इसका एसआई मात्रक जूल पर एम्पियर मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। जिन स्थानों पर पृथ्वी के चुंबकीय बल क्षेत्र के मान और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से होता है उसे ही चुंबक तत्व कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैं। पहला दिक्पात, दूसरा नीति अथवा नमन कोण, तीसरा क्षैतिज तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, एक छड़ चुंबक को अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाएं। उत्तर, किसी चुंबक के चारों ओर उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में चुंबक के सापेक्ष दो विशिष्ट बिंदुओं की स्थितियों को मानक स्थितियां कहा जाता है। इनमें एक की स्थिति चुंबक के अक्ष पर होती है जिसे अक्षीय स्थिति कहा जाता है। दूसरी मानक स्थिति चुंबक की लंबाई के लंबवत समद्विभाजक पर होती है जिसे निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखें। उत्तर, यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगूठा तथा उसके पास वाली पहली उंगली और मध्यमा को परस्पर लंबवत रखें तब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F को दर्शाता है। जैसे देखिए यहाँ अंगूठा बल को दर्शा रहा है और ये चुंबकीय तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को तथा मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के दो गुणों को लिखें। उत्तर, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्रबल
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात में बल रेखाओं की संख्या की तुलना में कम होती है। दूसरा, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों की उन अभिलाषणीय गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए जो इन दो प्रकार के पदार्थों के व्यवहार में भेद दर्शाती है। आंसर, अनुचुंबकीय पदार्थ एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थ में निम्नलिखित अंतर है। पहला, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या निर्वात की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या निर्वात में बल रेखाओं की संख्या की तुलना में कम होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। डोमेन के अर्थ को समझाते हुए लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मंद चुंबकित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात इन पदार्थों पर अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर बल लगता है। इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इन पदार्थों का यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। उदाहरण, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल, पारा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। अगला है अनुचुंबकीय पदार्थ। उत्तर, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कुछ चुंबकित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, अर्थात इन पदार्थों पर कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर बल लगता है। इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इन पदार्थ का गुण अनुचुंबकीय कहलाता है। उदाहरण, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन इत्यादि, ये सब अनुचुंबकीय हैं। अगला, लौह चुंबकीय पदार्थ। उत्तर, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तीव्र बल से आकर्षित होते हैं। इन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इन पदार्थों के गुण को चुंबकत्व कहलाता है। उदाहरण, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट इत्यादि। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय शैथिल्य ग्राफ क्या है? इसकी मदद से धारणशीलता तथा निग्राहिता को समझाएं। उत्तर, चुंबकीय तीव्रता का चुंबकन क्षेत्र के पीछे छूट जाने की क्रिया शैथिल्य कहलाती है। शैथिल्य का प्रभाव यह होता है कि जब चुंबकीय पदार्थ चुंबकन वक्र से गुजरता है तो जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। ऊर्जा में यह कमी शैथिल्य ह्रास कहलाता है। यह ऊर्जा पदार्थ में ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। पदार्थ के प्रति एकांक आयतन तथा प्रति चक्कर के लिए शैथिल्य ह्रास शैथिल्य वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। धारणशीलता, जब चुंबकीय बल घटकर शून्य हो जाता है तब अभीष्ट चुंबकत्व का मान धारणशीलता कहलाता है। निग्राहिता उस व्युत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र का मान है जो चुंबकीय पदार्थ पर इस तरह आरोपित किया जाता है ताकि वह अवशेष चुंबकत्व को घटाकर शून्य कर दे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक में क्या अंतर है? उत्तर, विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक में निम्न अंतर है। पहला, विद्युत चुंबक अस्थायी प्रकृति का होता है और अस्थायी चुंबक स्थायी प्रकृति का होता है। विद्युत चुंबक की चुंबकीय दिशा परिवर्तित हो सकती है जबकि अस्थायी चुंबक की चुंबकीय दिशा परिवर्तित नहीं हो सकती है।
अगला क्वेश्चन है संट के दो उपयोग को लिखें। उत्तर, संट के उपयोग से गैल्वेनोमीटर को नुकसान से बचाया जाता है। दूसरा, प्रवाही धारा को बढ़ाने में संट का उपयोग किया जाता है। अगला चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं। आंसर, ट्रांसफार्मर यह अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तित करने में उपयोग में लाई जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर या निम्न वोल्टता की प्रबल धारा को उच्च वोल्टता के ट्रांसफार्मर या अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तित करने के उपयोग में लाई जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर तथा अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर यह निम्न वोल्टता की प्रबल धारा को उच्च वोल्टता की निर्बल धारा में परिवर्तित करता है। अपचाई ट्रांसफार्मर यह उच्च वोल्टता की निर्बल धारा को निम्न वोल्टता की प्रबल धारा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता इसको निम्नांकित सूत्र से व्यक्त किया जाता है। N बराबर होता है द्वितीयक कुंडली में शक्ति बटा प्राथमिक कुंडली में शक्ति गुना 100%। ट्रांसफार्मर का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्राथमिक कुंडली की समस्त ऊर्जा अर्थात समस्त शक्ति द्वितीयक कुंडली को हस्तांतरित हो सके। एक आदर्श ट्रांसफार्मर वही होता है जो प्राथमिक कुंडली की समस्त ऊर्जा को द्वितीयक कुंडली को दे सके। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंडली की शक्ति PP = द्वितीयक कुंडली की शक्ति होती है, अर्थात आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है। वास्तव में ट्रांसफार्मर में किसी न किसी रूप में ऊर्जा की हानि होती है। यही कारण है कि व्यवहार में ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं होती। सामान्यतः यह दक्षता 75% से 95% तक होती है। अगला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को बताएं अथवा विद्युत अनुनाद को समझाएं। आंसर, फैराडे का नियम। पहला, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न रहता है जब तक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। दूसरा, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, अर्थात E होता है N × d∅dt, जहाँ N फेरों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध, प्रतिघात एवं प्रतिबाधा में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, प्रतिरोध को किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें से प्रवाहित धारा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रतिघात, प्रेरकत्व द्वारा धारा के प्रभाव में आरोपित अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिबाधा, LCR परिपथ द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में लगाया गया कुल प्रभावी अवरोध अब प्रतिबाधा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है LCR परिपथ XL > XC में किसी नियत समय में प्रवाहित प्रेरक धारा का समीकरण लिखें। आंसर, I0 होता है ε0/Z। इसमें अगर Z का मान हम निकालें तब होगा √R² + WL - WC का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वालिटी गुणांक, शक्ति गुणांक और अनुनाद की परिभाषा दें और विद्युत अनुनाद को समझावें। क्वेश्चन, क्वालिटी गुणांक, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अनुनाद वक्र की तीक्ष्णता एक विशिष्ट अंक से संबंध होती है जिसे विशेषता गुणांक कहते हैं। Q = IR/√L/C। शक्ति गुणांक, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वास्तविक तथा आभासी शक्ति के अनुपात को परिपथ की शक्ति गुणांक कहते हैं।
cos फाई बराबर आर बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर एलसीआर परिपथ के लिए होता है। अनुनाद: यदि किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ में किसी दी गई आवृत्ति की प्रत्यावर्ती सप्लाई के लिए धारिता प्रतिघात तथा प्रेरणिक प्रतिघात का मान बराबर हो तथा परिपथ में प्रवाही धारा अधिकतम हो तो इस स्थिति को ही विद्युतीय अनुनाद कहते हैं। इसमें एफ नॉट इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई इंटू अंडर रूट एल सी। अगला क्वेश्चन है, भंवर धाराएं क्या है, ये किस प्रकार से उपयोगी हैं? उत्तर: किसी धातु से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित धारा उस धातु में उत्पन्न प्रेरित चुंबक चक्रवर्ती धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। इनके निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, इसका प्रयोग प्रेरण भट्टी में किया जाता है। दूसरा, इसका प्रयोग स्पीडोमीटर में किया जाता है। तीसरा, इसका प्रयोग अति तापन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिखाएं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का सीधा प्रतिफल है। उत्तर: ऊर्जा संरक्षण का यह नियम यह व्यक्त करता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है। माना कि एक छड़ चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव कुंडली के सम्मुख है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा कुंडली का उत्तरी ध्रुव के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक को कुंडली के निकट लाने पर दोनों उत्तरी ध्रुवों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल को संतुलित करने के लिए यांत्रिक कार्य किए जाते हैं। यह किया गया यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान एवं वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें। उत्तर: माध्य धारा एसी के एक आवर्त काल पर एकांक समय में प्रवाहित नेट आवेश है जिसका मान 0 आता है। वर्ग माध्य मूल धारा एक आवर्त काल पर धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज नियम को लिखें। उत्तर: लेंज का नियम, प्रेरित धारा उस अभिदिशा में उत्पन्न होती है जिससे कि उस कारण का विरोध होता है जिस कारण यह धारा उत्पन्न होती है। अगला चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग। पहला क्वेश्चन, एक्स किरणों के गुणों को वर्णन करें। उत्तर: एक्स किरणों के गुण निम्न हैं। पहला, एक्स किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। दूसरा, एक्स किरणें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण से गुजर सकती है। तीसरा, एक्स किरणें प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं। चौथा, हृदय अथवा यूवी प्रकाश के लिए अपारदर्शी पदार्थों में से ये पार हो सकती हैं। पांचवा, जिस गैस में से एक्स किरणें गुजरती है उसे आयनीकृत कर देती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग के 4 मुख्य विशेषताओं को लिखें। उत्तर: विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए द्रव्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन त्वरित आवेशित कणों द्वारा किया जाता है। चौथा, विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात या मुक्त आकाश में c बराबर 1/√μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेग से संचरित होती है। अगला चैप्टर है प्रकाशिकी। क्वेश्चन, समपोषी व्याप्तिकरण की 2 आवश्यक शर्तों को लिखें। उत्तर: समपोषी व्यक्तीकरण की शर्त, पहला, 2 अध्यारोपित तरंगों के मध्य कालांतर 2 पाई का पूर्व गुणज होना चाहिए। दूसरा, 2 अध्यारोपित तरंगों के मध्य पथांतर लैम्ब्डा का सम गुणज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। उत्तर: नेत्र की समंजन क्षमता आँखों की समंजन क्षमता को उसकी महत्तम विचरण की क्षमता के पदों में परिभाषित किया जाता है, जो है P बराबर 1/f के पदों में परिभाषित किया जाता है। सामान्य मानव नेत्र की समंजन क्षमता, सामान्य आँख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर
होता है अर्थात u बराबर -25 सेंटीमीटर। नेत्र लेंस रेटिना या पर्दे से दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1/f बराबर -1/u प्लस 1/v से हम जब 1/f का मान निकालते हैं तब लेंस की क्षमता हमें जब 1/f का मान आएगा 11/25 cm माइनस नेत्र लेंस की क्षमता यानी p बराबर 1/f होता है। यहाँ 100 गुना 11/25 मतलब यहाँ f का मान 11/25 आया, तो यहाँ पे इसका p का मान आया 44 डायोप्टर। दूर बिंदु आँख के लिए अनंत पर स्थित होता है यानी u बराबर इन्फिनिटी और v इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है तो उसमें 1/f बराबर होगा -1/u प्लस 1/v, जिसका मान 10/25 आएगा। इसमें इस वक्त नेत्र लेंस की क्षमता p बराबर 100/f बराबर 100 गुना 10/25 मतलब 40 डायोप्टर होगा। यानी आँखों की क्षमता का महत्तम परास 44 - 40 अर्थात 4 डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपनी निर्वात में एक वर्ष पूरा कर लेता है। यह इकाई के मुख्यतः लंबी दूरियों यथा दो तारों की या गैलेक्सी जैसे अन्य खगोलीय वस्तु के बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें। क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिस पर आपतित प्रकाश किरण के लिए विरल माध्यम में अपवर्तित किरण का अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, दोनों माध्यमों के लिए क्रांति कोण कहलाता है। इसे IC अथवा C से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक प्रकाशिक माध्यम का वह गुण है जिससे माध्यम द्वारा अपवर्तन की क्रिया में आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता की माप होती है। यह निर्वात में आपतन कोण I की जया तथा माध्यम में अपवर्तन कोण R की जया के अनुपात के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध की कलर कोड से आप क्या समझते हैं? उत्तर, कलर कोड कार्बन से कार्बन फिल्म का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ऐसे प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध होते हैं तथा उनका मान प्रदर्शित करने के लिए कलर कोड का व्यवहार किया जाता है। काला का कलर कोड 0 होता है तथा गुणांक 1, भूरा का कलर कोड 1, लाल का कलर कोड 2, नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला का 6, बैंगनी का 7, हल्का भूरा का 8, उजला का 9, सुनहला का नहीं, ये थी इसका टोलरेंस है। सुनहला का 5% होता है, चांदी का 10% और रंगहीन का 20%। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाएं। द्वितीयक इंद्रधनुष बूंदों पर आपतित प्रकाश के 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसका निर्माण होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष एक रंगीन बैंड है जिसके बाहर की ओर बैंगनी रंग तथा अंदर की ओर लाल रंग होता है। इंद्रधनुष के बाहरी और आंतरिक किनारे इसकी अक्ष की क्रमशः 54 डिग्री एवं 51 डिग्री के कोण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉलराइड क्या है? इसके 2 उपयोगों को लिखें। उत्तर, ध्रुवक सिर्फ वैसे प्रकाश को अपने से पार करने देते हैं जिससे संबंधित विद्युत क्षेत्र में कंपन की दिशा एक दिश होती है। इसका उपयोग प्रकाश को समतल ध्रुवित बनाने हेतु और दूसरा प्रकाश के ध्रुवण का विश्लेषण करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है? उत्तर, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में निम्नलिखित अंतर है। आवर्धन रेखीय आवर्धन है जो H2/H1 के बराबर होता है, जबकि आवर्धन क्षमता कोणीय आवर्धन है जो एंगल बीटा और अल्फा के कोणों के अनुपात के बराबर होता है। आवर्धन मान v के बढ़ने से बढ़ता है, जबकि आवर्धन क्षमता जब v का मान बढ़ाएंगे तो वो घटेगा। आवर्धन का मान -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच होता है, जबकि आवर्धन क्षमता का मान D/f
तथा 1 प्लस कैपिटल D/F के बीच हो सकता है। आवर्धन निश्चित शर्त के अधीन आवर्धन क्षमता के बराबर होता है, जबकि आवर्धन क्षमता आवर्धन की एक विशेष शर्त है जो V बराबर D है, इसी पर से बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें क्या हैं, इसका कोई एक उपयोग बताएं। उत्तर, जब सघन माध्यम में संचरित होता हुआ प्रकाश विरल माध्यम में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो तो प्रकाश वापस परावर्तित हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विवर्तन को परिभाषित करें और विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। उत्तर, जब अवरोधक अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश तरंगें मुड़ जाती है इस आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यदि इसकी आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। विवर्तन फ्रिंज कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती है। दूसरा, विवर्तन में क्रमिक दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाती है। अगला, विवर्तन की न्यूनतम तीव्रता फ्रिंज के पूर्णतः अदीप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, 2 लेंसों +12 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर की है। इन्हें संपर्क में समाक्षीय रूप से रखने पर संयोग की फोकस दूरी कितनी होगी। F बराबर 1/P बराबर है 1/P1 + P2, जहाँ पे पहला का मान है +12 और दूसरे का मान -2, तो फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। अगला चैप्टर है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसका क्वेश्चन, डी ब्रॉगली द्वारा प्रतिपादित द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्ध्य का व्यंजक ज्ञात करें। उत्तर, डी ब्रॉगली ने प्रतिपादित किया है कि द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गतिमान होता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है, अर्थात गतिमान द्रव्य कणों से तरंगें संबद्ध होती है। इसे ही डी ब्रॉगली तरंग कहा जाता है। माना प्रकाश का तरंग का आवृत्ति v है, तब E बराबर hv, जहाँ h प्लांक नियतांक है। पुनः माना कि द्रव्यमान m का एक कण लिया गया जिसकी ऊर्जा E बराबर mc² है। c यहाँ प्रकाश की चाल को दर्शाता है। mc² बराबर hv, मतलब कि E का मान हमें hv दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम mc² बराबर hv लिख सकते हैं और mc को लिख सकते हैं hv/c। यहाँ पर से c को यहाँ पे भेजा जाएगा तो फोटोन प्रकाश की चाल से चलता है, अतः P बराबर mc बराबर होता है hv/c। यहाँ v बराबर लिख सकते हैं c/λ, जहाँ लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, अतः P बराबर h/c × c/λ बराबर h/λ, मतलब कि लैम्डा बराबर हम h/p लिख सकते हैं। यदि द्रव्यमान m का कोई कण v चाल से गतिमान हो तो उसका संवेग P बराबर mv होगा, अतः संबंध तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h/mv। अगला चैप्टर है, परमाणु तथा नाभिक। क्वेश्चन, पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं। उत्तर, पाश्चन श्रेणी इलेक्ट्रॉन की किसी बाहरी कक्षा n बराबर 4, 5, 6 से तृतीय कक्षा nf बराबर 3 में संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाएं पाश्चन रेखाएं अथवा पाश्चन श्रेणी कहलाती है। इसमें 1/λ बराबर RH × 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n1 × 2, जहाँ पर ni का मान 4, 5, 6 हो सकता है। यह श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, बोर की अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं। आंसर, 1913 में बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की तथा परमाणु का एक नया मॉडल दिया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता रहता है। इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन विकिरण नहीं उत्पन्न करते। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षा कहा जाता है। यदि
किसी भी स्थायी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्रियाशील आकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन की सभी कक्षाएं संभव नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, बोर सिद्धांत की कमियों को लिखें। उत्तर, पहला, यह सिद्धांत परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण को सफलतापूर्वक नहीं समझा सका। दूसरा, यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी क्या है। अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा कण के दो गुण लिखें। इसका आंसर, रेडियो एक्टिविटी परमाणविक न्यूक्लियस के कुछ अस्थायी प्रकारों के स्वतः विभाजन के गुण को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। जो पदार्थ रेडियो एक्टिविटी के गुण को प्रदर्शित करता है उसे रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम एवं एक्टिनियम। अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा कण के दो गुण निम्नलिखित हैं। अल्फा कण के गुण, अल्फा कण एक हीलियम नाभिक 2He4 के समान होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरा, इस पर धनात्मक आवेश +2e के बराबर होता है, जहां e का मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। बीटा कण के गुण, बीटा कण पर तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा, बीटा कण पर ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। गामा कण के गुण, गामा कण विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा के पैकेट होते हैं। दूसरा, ये आवेश रहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजर किरणों की 2 विशेषताएं लिखें। पहला, ये कि एक दैशिक होता है। दूसरा, ये समान कला में विभक्त होता है। अगला चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। पहला इसमें क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में ताम्र क्षय को समझाएं। उत्तर, ताम्र क्षय, ट्रांसफॉर्मर के घेरों में होने वाली ऊर्जा हानि को ताम्रिक हानि या ताम्र क्षय कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियां सामान्यतः तांबे की तार की बनी होती है। यदि तांबे के तार का प्रतिरोध R होता है, जब इन तारों से होकर धारा I प्रवाहित होती है तो शक्ति हानि I² R होती है। यह हानि प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में ऊष्मा उत्सर्जन के रूप में देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल को समझाएं। सौर सेल, वे पीएन संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सौर सेल कहलाता है। इन सेलों को बड़े पैमाने पर उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश हेतु सौर गीजरों तथा प्रक्षेपकों में किया जाता है। सौर सेल प्रकाश विभव प्रक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किन्हीं उपयुक्त पदार्थों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरणों के 2 गुणों को लिखें। आंसर, बीटा किरणों के गुण। पहला, बीटा कण एक तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा, बीटा कण पर ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। तीसरा, ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के उपयोग बताएं। उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करने में जो धारा प्रयुक्त होती है उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का अधिकतम व्यवहार प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत संचार में होता है। अगला क्वेश्चन है, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। आंसर, एन टाइप अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में पंचसंयोजी अपद्रव्य जैसे फास्फोरस, एंटीमनी मिश्रित करने से प्राप्त होता है, जबकि पी टाइप अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अपद्रव्य Ai या B मिलाने से प्राप्त होता है। अगला, एन टाइप अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा कोटर अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, जबकि पी टाइप अर्धचालक में कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तीसरा,
एन टाइप अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अधिक होती है, जबकि पी टाइप अर्धचालक में कोटरों की गतिशीलता कम होती है। अगला क्वेश्चन है, एलईडी क्या है? आंसर, यह लाइट इमिटिंग डायोड्स का संक्षिप्त रूप है। यह इसकी क्रियाविधि विद्युत धारा के प्रकाश में रूपांतरण पर आधारित है। यह पीएन डायोड है जिसमें अर्धचालक के रूप में गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फास्फोसाइड होता है। होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से जंक्शन पर ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें इसमें उत्सर्जित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य विजिबल रेंज में रहता है, अतः दृश्य रहता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्या है? किन कारणों से ट्रांसफार्मर की दक्षता घटती है? आंसर, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में तथा निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च धारा के निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाने अथवा घटाने में प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति है। ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्नलिखित कारणों से घटती है। पहला है ताम्रिक हानि, दूसरा फ्लक्स हानि, लौह हानि, भंवर धारा हानि, शैथिल्य हानि और क्रोड के कंपन के कारण हानि। अगला क्वेश्चन है, तापायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ धातु सतह पर क्यों घटती है? उत्तर, तापायनिक उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलता है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धातु के अंदर यत्र तत्र दिशा में गतिमान होते हैं। साधारणतः पर ये धातु से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि धातु के आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। यही कोई इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर आ जाए तो धातु धनावेशित हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को पुनः भीतर खींच सकता है। डायोड बल्ब तापायनिक उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, डोपिंग क्या है? उत्तर, जब किसी नैज अर्धचालक को अशुद्धि से अपमिश्रित किया जाता है ताकि उनके ऊर्जा अंतराल में बदलाव हो तो उसे ही डोपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी अर्धचालक एवं एन अर्धचालक क्या है? इन्हें जोड़ने पर क्या होता है? अथवा एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, पी टाइप अर्धचालक, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो हमें पी प्रकार का बाह्य अर्धचालक प्राप्त होता है। इसमें मुख्य आवेश वाहक होल्स होते हैं। अगला है एन अर्धचालक, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु मिलाया जाता है तो हमें बाह्य अर्धचालक प्राप्त होते हैं, जिसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। जब एक पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा इन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ते हैं वह पीएन संधि कहलाती है। इसका निर्माण होते ही ऊष्मीय विक्षोभ के कारण संधि के आर पार आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंड और गेट के लिए सत्यता सारणी का परिपथी चित्रण लिखें। उत्तर, एंड गेट की सत्यता सारणी और सांकेतिक प्रदर्शन। इसमें निवेश की गई ऊर्जा में ए और बी, अगर ए और जीरो दोनों का मान अगर 0 लिया जाए तो निर्गत यानी बाई का मान भी 0 होगा। अगर ए का मान 0 और बी का मान 1 लिया जाए तो भी बाई का मान 0 होगा, और ए का मान 1 और बी का मान 0 लिया जाए तो भी इसका निर्गत मान 0 आएगा। और अगर निवेश ए में 1 हो और बी में भी 1 हो तो भी इसका निर्गत मान 1 होगा। और गेट की सत्यता सारणी और सांकेतिक प्रदर्शन। यदि ए का मान 0 हो और बी का मान भी 0 हो तब बाई का मान अर्थात निर्गत मान भी 0 होगा। अगर ए का मान 0 और बाई का मान 1 है तो निर्गत मान 1 होगा। अगर ए का मान 1 और बी का मान 0 है तो निर्गत का मान 1 होगा, और दोनों का मान यदि 1 है तो भी निर्गत मान 1 होगा। ट्रांसफार्मर के घटते क्षमता का कोई 4 कारण लिखें। उत्तर, पहला ताम्रिक क्षय, फ्लक्स क्षय, लौह क्षय, शैथिल्य क्षय।
अगला चैप्टर है संचार व्यवस्था। पहला क्वेश्चन है पल्स कोड मॉड्यूलेशन यानी पीसीएम, आयाम मॉड्यूलेशन एएम और आवृत्ति मॉड्यूलेशन एफएम से आप क्या समझते हैं अथवा आवृत्ति मॉड्यूलन को समझाएं। आंसर पल्स कोड मॉड्यूलेशन यानी पीसीएम। पीसीएम एक अंतर्निहित आक्रिक प्रक्रिया है। पीसीएम में प्रतिदर्शी स्पंदों की श्रृंखला के स्थान पर द्विक अंक या कोड की श्रेणी भेजी जाती है। आयाम मॉड्यूलन यानी एएम मॉड्यूलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग का आयाम मॉड्यूलक तरंग के तात्क्षणिक मान द्वारा परिवर्तित किया जाता है, आयाम मॉड्यूलन कहलाता है। आवृत्ति मॉड्यूलन किसी श्राव्य आवृत्ति संकेत के सापेक्ष किसी वाहक तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन की प्रक्रिया को आवृत्ति मॉड्यूलेशन एफएम कहते हैं। आवृत्ति मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में किसी वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन किए बिना इसकी आवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में अंतर बताएं अथवा आवृत्ति मॉड्यूलन को समझाएं। आंसर मॉड्यूलेशन श्रव्य संकेत को एक उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग पर प्रतिरोपण या अध्यारोपण के प्रक्रम को मॉड्यूलेशन कहते हैं। डिमॉड्यूलेशन श्रव्य तरंग को मॉड्यूलेटेड तरंग से पृथक करने के प्रक्रम में डिमॉड्यूलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मॉड्यूलन को परिभाषित करें तथा इसके प्रकारों को लिखें। उत्तर दूरी बढ़ने पर संचार प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो पाती, अतः निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों संदेशों सूचनाओं को अधिक दूरी तक प्रेषित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रेषित पर निम्न आवृत्ति के संदेश सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है जो सूचना के वाहक की भांति व्यवहार करती है। इस प्रक्रिया को ही मॉड्यूलन कहते हैं। मॉड्यूलन 3 प्रकार के होते हैं। पहला आयाम मॉड्यूलन, दूसरा आवृत्ति मॉड्यूलन तथा तीसरा कला मॉड्यूलन।